ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और दयालु था, लेकिन जीवन ने उसे कई कठिन परीक्षाओं से गुजारा। इस कहानी में संघर्ष, विजय, आत्मनिरीक्षण और नेतृत्व के महत्वपूर्ण पहलुओं को दिखाया गया है। बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमदेव का शासन था। ये राज्य हरे भरे जंगलों, बहती नदियों और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक था। विक्रमदेव का जन्म एक राजवंश में हुआ था जहां उन्हें बचपन से ही नेतृत्व, युद्ध कौशल और न्याय के सिद्धांत सिखाए गए थे। राजा विक्रमदेव अपने पराक्रम और दया के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने हमेशा यह माना कि राजा का असली कर्तव्य प्रजा की भलाई है। उनके राज्य में सभी जातियों और वर्गों के लोग मिलजुल कर रहते थे। राजा विक्रमदेव का बचपन बहुत सामान्य था। उनके पिता राजा चंद्रसेन एक आदर्श राजा थे। उन्होंने विक्रमदेव को बताया कि राजा का कर्तव्य केवल राजमहल में बैठकर शासन करना नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा के दुख सुख में भाग लेना भी है। युवा विक्रमदेव ने युद्ध कौशल, राजनीति और दर्शनशास्त्र की शिक्षा ली। वह बहुत बुद्धिमान थे और हर विषय में गहरी रुचि रखते थे। उनकी माता ने उन्हें विनम्रता और दया का पाठ पढ़ाया। एक दिन अचानक राजा चंद्रसेन की मृत्यु हो गई। विक्रमदेव को केवल 22 वर्ष की आयु में राज्य का भार संभालना पड़ा। ये समय राज्य के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि पड़ोसी राज्य शक्तिशाली हो रहे थे और वे इस राज्य को कमजोर समझने लगे थे। लेकिन विक्रमदेव ने बिना किसी भय के सिंहासन संभाला। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को एकत्र कर राज्य की स्थिति को समझा और सुधार के लिए योजनाएं बनाईं। विक्रमदेव के शासन का पहला साल ही चुनौतीपूर्ण था। पड़ोसी राज्य ने उनकी कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के समय विक्रमदेव ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। वह केवल रणनीतिक रूप से नहीं लड़े, बल्कि सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में उतरे। उनकी बहादुरी और बुद्धिमानी ने युद्ध का पासा पलट दिया। राजा ने युद्ध में विजय प्राप्त की, लेकिन उन्होंने पराजित राज्य के राजा को दंडित नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने शांति की पेशकश की। ये देखकर सभी ने राजा की उदारता और दूरदर्शिता की प्रशंसा की। युद्ध के बाद विक्रमदेव ने राज्य में कई सुधार किए। उन्होंने किसानों के लिए नई नीतियां बनाईं ताकि वे अधिक उपज पैदा कर सकें। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए करों में छूट दी गई। उन्होंने शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान दिया। उनके शासन में पहली बार महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया गया। राज्य में कला और संस्कृति को प्रोत्साहन मिला। हालांकि राजा विक्रमदेव बाहरी समस्याओं का समाधान सफलतापूर्वक कर रहे थे, लेकिन उनके जीवन में एक आंतरिक संघर्ष भी था। एक बार जब वह जंगल में शिकार के लिए गए तो उन्होंने एक गरीब किसान को अपनी जमीन के लिए लड़ते हुए देखा। उस दिन राजा ने महसूस किया कि प्रजा के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। राजा को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने अपने मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे हर गांव का दौरा करें और प्रजा की समस्याओं को समझें। कुछ वर्षों बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें नष्ट हो गईं और लोग भूखमरी का सामना करने लगे। ये राजा विक्रमदेव के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने अपने खजाने को प्रजा के लिए खोल दिया। उन्होंने अपने महल के द्वार किसानों और गरीबों के लिए खोल दिए। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। राजा ने दूसरे राज्यों से मदद मांगी और अपनी कूटनीति से उन्हें अनाज और पानी उपलब्ध कराने के लिए राजी किया। उन्होंने अपनी सेना को ग्रामीण इलाकों में भेजा ताकि हर व्यक्ति को भोजन और पानी मिल सके। राजा विक्रमदेव अपनी न्यायप्रियता के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक बार एक धनी व्यापारी ने एक गरीब किसान की जमीन हड़पने की कोशिश की। जब यह मामला राजा के दरबार में पहुंचा तो उन्होंने सभी पक्षों को सुना और निष्पक्ष निर्णय दिया। उनका फैसला इतना प्रभावशाली था कि लोगों ने राजा को धर्मराज कहना शुरू कर दिया। राजा विक्रमदेव का व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक था। उन्होंने महारानी अदिति से विवाह किया, जो समान रूप से बुद्धिमान और प्रजा की भलाई के लिए समर्पित थीं। राजा और रानी ने कभी भी अपने जीवन को विलासिता तक सीमित नहीं किया। वे हमेशा प्रजा के साथ रहते और उनकी समस्याओं को समझते। राजा विक्रमदेव के शासन के अंतिम वर्षों में राज्य पर एक बार फिर हमला हुआ। इस बार शत्रु अधिक शक्तिशाली था, लेकिन राजा ने अपनी रणनीति और प्रजा के समर्थन से इस युद्ध को भी जीत लिया। इस बार भी उन्होंने शत्रु को क्षमा कर दिया और शांति की पहल की। राजा विक्रमदेव का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि सच्चे नेतृत्व में केवल शक्ति नहीं, बल्कि दया, न्याय और प्रजा के प्रति समर्पण भी आवश्यक है। उनका शासनकाल स्वर्ण युग के रूप में याद किया गया और उनकी कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि एक सच्चा राजा वह होता है जो अपने लोगों के दुख और सुख में बराबरी से भाग लेता है। भाग 2। कहानी की शुरुआत एक गांव के छोटे से परिवार से होती है, जहां अर्जुन नाम का लड़का गरीबी और संघर्ष के बीच बड़ा होता है। उसकी मासूमियत समय और परिस्थितियों के साथ खो जाती है। धीरे धीरे वह अपराध के रास्ते पर चला जाता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन का जीवन पश्चाताप और सुधार की गहरी प्रेरणा भी देता है। अर्जुन का जन्म एक छोटे गांव में हुआ, जहां गरीबी हर घर की पहचान थी। उसका परिवार खेतिहर मजदूरी करता था। अर्जुन के पिता ईमानदार लेकिन बेहद गरीब थे। उनकी कमाई मुश्किल से घर चलाने के लिए काफ़ी होती।
अर्जुन की मां ने उसे सिखाया कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अर्जुन ने ये सीख बचपन में आत्मसात कर ली। हालांकि गांव में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई थी। अमीर जमींदार किसानों का शोषण करते थे और अर्जुन के पिता को भी अक्सर अपमान सहना पड़ता। अर्जुन ने यह अन्याय देखा, लेकिन वह इतना छोटा था कि कुछ कर नहीं सका। जब अर्जुन किशोर हुआ तो उसने परिवार को आर्थिक संकट से उबारने के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू किए। वह दिन भर मेहनत करता, लेकिन उसकी कमाई भी परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए नाकाफी थी। एक दिन गांव के जमींदार ने उसके पिता को बिना वजह पीटा। इस घटना ने अर्जुन के मन में आक्रोश भर दिया। उसने सोचा कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए ताकतवर बनना होगा। यही सोच उसे डाकुओं के गिरोह के संपर्क में ले गई। शुरुआत में अर्जुन ने केवल जमींदारों और अमीर व्यापारियों को निशाना बनाया। उसका मानना था कि अमीरों को लूटकर गरीबों की मदद करना कोई अपराध नहीं है। उसने अपने गिरोह के साथ मिलकर कई डकैतियां की और धीरे धीरे उसका नाम कुख्यात हो गया। अर्जुन का गिरोह न केवल अमीरों को लूटता, बल्कि गरीबों में लूटा हुआ धन बांटता भी था। इसी कारण गांव वाले अर्जुन को एक नायक मानने लगे। लेकिन ये स्थिति अधिक दिनों तक टिक नहीं सकी। जब अर्जुन का गिरोह बड़ा हुआ तो उसमें कई ऐसे लोग भी शामिल हो गए जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते थे। इन नए सदस्यों ने अर्जुन के आदर्शों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। वे गरीबों को भी लूटने लगे। अर्जुन को इस बात का पता तब चला जब एक दिन उसने देखा कि उसका एक साथी एक गरीब किसान की गाड़ी कमाई लूट रहा है। अर्जुन ने उस साथी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गिरोह के अन्य सदस्यों ने उसका साथ नहीं दिया। अर्जुन को एहसास हुआ कि वह अपने ही बनाए रास्ते पर नियंत्रण खो चुका है। अर्जुन ने तय किया कि अब वह इस जीवन को छोड़ देगा। उसने अपने सारे अपराध स्वीकार करते हुए कानून के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अदालत में उसने अपने अपराधों की पूरी जिम्मेदारी ली। हालांकि उसका पश्चाताप सच्चा था, लेकिन कानून ने उसे कड़ी सजा दी। जेल में अर्जुन ने खुद को पूरी तरह बदलने की कोशिश की। उसने शिक्षा पर ध्यान दिया और जेल के अन्य कैदियों को भी पढ़ाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अपराध का रास्ता केवल अंधकार लाता है। धीरे धीरे वह एक बदले हुए इंसान के रूप में उभरने लगा। जेल से बाहर आने के बाद अर्जुन ने गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया। उसने एक संस्था बनाई जो बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती थी। वह अपने अनुभवों से लोगों को ये सिखाने लगा कि कैसे ईमानदारी और परिश्रम से जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि अपराध का रास्ता कभी समाधान नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मनुष्य में पश्चाताप और सुधार की इच्छा हो तो वह अपना जीवन बदल सकता है। अर्जुन ने दिखाया कि हर इंसान के भीतर अच्छाई छिपी होती है, जिसे केवल जागृत करने की जरूरत है।